तो नमस्कार साथियों, आज फिर से आपका स्वागत है हमारे इस द्रोणा पीसीएस यूट्यूब चैनल पर, जिसके अंदर आपको सभी कंपटीशन की क्या है तैयारी करवाई जा रही है। और हम जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो कौन सा है? पॉलिटिकल सब्जेक्ट है। और इसके अंदर हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की। किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रपति की। और राष्ट्रपति के अंदर हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियां, जिसके अंदर कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायपालिका शक्ति और उसकी वित्तीय शक्तियां। ठीक है, हमने एक शक्ति कौन सी पढ़ ली है दोस्तों? कार्यपालिका शक्ति पढ़ ली है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। कौन सी? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। विधायी यानी व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां। व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां। क्योंकि हमने किसकी बात कर ली थी? कार्यपालिका शक्ति हमने कंप्लीट कर ली। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। ठीक है, इसके अंदर हम आर्टिकल पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों? इसके अंदर आर्टिकल पढ़ेंगे 79। और 79 में दोस्तों क्या लिखा हुआ है? 79 में लिखा है कि भारत की एक संसद होगी। किसकी होगी? भारत की एक संसद होगी जिसके दो सदन होंगे। कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। और अंग कितने होंगे? अंग पूछे तो 3 होंगे। इसके अंदर तीसरा कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। सदन कितने? 2, राज्यसभा और लोकसभा। और अंग पूछे तो राज्यसभा, लोकसभा प्लस कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। वैसे जैसे सभी राज्यों के अंदर क्या होता है? विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद होता है। लेकिन विधानसभा क्या है? राज्यों के अंदर अनिवार्य है। विधान परिषद का क्या है? अनिवार्य नहीं है। लेकिन यहां पर क्या दोनों ही अनिवार्य है। तो क्या लिखना है आपको? भारत की एक संसद होगी। क्या होगी? भारत की एक संसद होगी जिसके 2 सदन, ब्रैकेट में लिख लेना आप, राज्यसभा और कौन सा? लोकसभा। भारत की एक संसद होंगी जिसके 2 सदन होंगे, वह 3 अंग होंगे। जैसे आपको मैं बता रहा हूं, ये क्या है? संसद है। क्या है ये? आपको वर्ड ध्यान रखना है, सरला। सरला शब्द आप क्या रखोगे? ध्यान रखोगे। कौन सा शब्द? सरला शब्द। सरला शब्द के अंदर ये क्या हो जाएगा? संसद हो जाएगा। और संसद के 2 भाग मतलब 2 सदन कौन कौन से हैं? रे से आपको ध्यान रखना है राज्यसभा। क्या ध्यान रखना है आपको? रे से आपको ध्यान रखना है राज्यसभा। और ला से आपको ध्यान रखना है लोकसभा। ये क्या है? संसद की क्या है? 2 सदन है। क्या है? सदन पूछे तो कितने सदन हैं? ये 2 सदन हैं। और अंग की बात करूं तो अंग कितने हैं? 3 हैं। इसमें एक और शामिल हो जाएगा। कौन सा? राष्ट्रपति क्या हो जाएगा? इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो भारत की एक संसद होगी जिसके 2 सदन व 3 अंग होंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे आर्टिकल यानी अनुच्छेद 80(3) की। इसमें दोस्तों क्या लिखा है? राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। क्या कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। और वो किस क्षेत्र से संबंधित होंगे? 12 क्षेत्र। जो 12 सदस्य होंगे उनका क्षेत्र कौन सा होगा? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। कौन सा? और है समाज सेवा। तो ये जो 12 सदस्य किससे संबंधित होंगे? साहित्य से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, कला से संबंधित और समाज सेवा से संबंधित। आपसे क्वेश्चन आएगा कि राज्यसभा में
कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्य। राज्यसभा में सदस्य मनोनीत कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने सदस्य करता है? 12 सदस्य। यहां पर आपको कथन में दे सकता है, ये जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को निर्वाचित करता है। यहां पर क्या लिखना आपको? मनोनीत ध्यान रखना। ये कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया मैंने? मनोनीत शब्द का इस्तेमाल किया है। उसके बाद में दोस्तों अनुच्छेद आता है कौन सा? 331 के अंदर। 331 के अंदर दोस्तों क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति क्या कर सकता है? यदि लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व, क्या है? यदि लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व ना मिले तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। लेकिन वर्तमान में ये क्या कंडीशन क्या है? निष्प्रभावी हो चुकी है। कौन सा संविधान संशोधन? 104वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 104वां संविधान संशोधन 2020 को। कब हुआ था? 2020 को। 104वां संविधान संशोधन 2020 द्वारा इसको निष्प्रभाव बना दिया गया, निष्प्रभावी कर दिया गया है। मतलब ये जो कंडीशन है वर्तमान में क्या लागू नहीं है। जो 2 सदस्य है, कौन से? अंगल भारतीय। अंगल भारतीय मतलब कोई भी जो सदस्य है उसके माता पिता में से क्या होना चाहिए? विदेशी होता है ना, वो क्या होता है? अंगल भारतीय होता है। ठीक है, तो 2 सदस्य कौन करता है? मनोनीत। लेकिन ये वर्तमान में क्या निष्प्रभावी नहीं कर सकता राष्ट्रपति, ये कर सकता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है और उनका जो क्षेत्र है ना कौन सा है? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक मनोनीत होने वाले अंगल भारतीय कौन है? तो कौन है? लोकसभा में सर्वाधिक मनोनीत होने वाले अंगल भारतीय कौन है? अंगल भारतीय कौन है? फ्रैंक एंथोनी। क्या नाम ध्यान रखना आपको? फ्रैंक एंथोनी है। फ्रैंक एंथोनी है। ठीक है, आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है सर्वाधिक बार जो मनोनीत होने वाले अंगल भारतीय कौन थे? कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। और अंतिम में जब खत्म किया इसको तो अंतिम में होने वाले कौन थे? अंतिम अंगल भारतीय मनोनीत सदस्य कितने थे? 2 थे। और कौन थे? इनका एक नाम आता है, क्या आता है इनका नाम? एक आता है रिचर्ड। क्या नाम आता है? रिचर्ड है। रिचर्ड है जो कहां से थे? केरल के थे। और दूसरा आता है जॉन बर्कर। जॉन बर्कर कहां के थे? पश्चिम बंगाल के थे। जॉर्ज बर्कर कहां के थे? पश्चिम बंगाल के थे। तो आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले आर्टिकल कौन सा ध्यान रखना है इसके अंदर? 83 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और जो 12 सदस्य किससे संबंधित होंगे? साहित्य से, विज्ञान से, कला और समाज सेवा से संबंधित होंगे। ठीक है, आर्टिकल 331 में क्या लिखा है हमारे संविधान के अंदर कि यदि लोकसभा में जो अंगल भारतीय समुदाय है उनको अगर उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो क्या कर सकता है? राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। लेकिन ये वर्तमान में क्या है? 104वां संविधान संशोधन 2020 के अंदर हुआ। इसके तहत इसको क्या कर दिया गया? निष्प्रभावी कर दिया गया है। अब क्या है? राष्ट्रपति लोकसभा में जो 2 अंगल भारतीय सदस्य है ना उनको मनोनीत नहीं कर सकता, क्योंकि इसको क्या कर दिया? इस प्रक्रिया को खत्म कर दिया, मतलब निष्प्रभावी बना दिया। लोकसभा में सर्वाधिक मनोनीत होने वाले, लोकसभा में सर्वाधिक बार मनोनीत होने वाले जो अंगल भारतीय मतलब
कई बार ये क्या मनोनीत हो चुके हैं लोकसभा में। क्या नाम है इनका? फ्रैंक एंथोनी है। और जब अंत में इसको 104 संविधान संशोधन 2020 के द्वारा इसे निष्प्रभावी बनाया गया, उससे पहले अंतिम जो आंग्ल भारतीय मनोनीत सदस्य थे, कितने थे? 2 थे, 2 ही करता है मनोनीत। क्या नाम है इनका? रिचर्ड हे, कहां के? केरल के, और जॉर्ज बर्कर कहां के थे? पश्चिम बंगाल के थे। तो आपको ये क्या ध्यान रखना, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दोस्तों आपको 3 जो अनुच्छेद है एक साथ ध्यान रखने हैं और एक साथ आपको याद हो जाएंगे। कौन कौन सा? आर्टिकल 85, 86 और 87। क्या ध्यान रखना आपको? अनुच्छेद 85 और फिर आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 86 और फिर आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 87। क्या कर सकते हैं आपको? 85 आर्टिकल, 86 आर्टिकल और 87 आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 85 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति संसद, क्या? राष्ट्रपति संसद के स्तर को, राष्ट्रपति संसद के स्तर को आहूत कर सकता है। आहूत का क्या अर्थ होता है? सत्र को प्रारंभ करना। आहूत का क्या होगा? प्रारंभ। क्या राष्ट्रपति संसद के स्तर को आहूत कर सकता है? वह सत्रावसान यानी समाप्त कर सकता है, समाप्त कर सकता है। और लोकसभा को भंग या विघटित, भंग के दो या विघटित के दो, बात एक ही है, भंग या विघटित कर सकता है। क्या बात ध्यान रखनी है आपको इसमें? क्या है? राष्ट्रपति संसद के स्तर को आहूत कर सकता है, मतलब बुला सकता है। जब भी संसद का सत्र, मतलब कोई बैठक होती है, स्तर उसका जो प्रारंभ होता है, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाएगा, मतलब आहूत करना, बुलाना। और सत्रावसान का अर्थ क्या होता है? उसको खत्म करेगा तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और फिर कौन सा है? राष्ट्रपति लोकसभा को, क्या अगर लोकसभा को भंग करना है ना तो राष्ट्रपति करता है। किसकी सिफारिश पर? अगर प्रधानमंत्री कहता है कि लोकसभा को भंग करना है तो क्या राष्ट्रपति भंग कर देगा। आर्टिकल 86 के अंदर क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 86 में लिखा है कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद में, राष्ट्रपति द्वारा संसद में संदेश भेजा जा सकता है। क्या? संदेश भेजा जा सकता है। संसद को संबोधित किया जा सकता है, संबोधित किया जा सकता है, या अभिभाषण। राष्ट्रपति द्वारा संसद में संदेश, संबोधित व अभिभाषण दिया जाता है। संसद में किसको भाषण देने का अधिकार है? किसको है? राष्ट्रपति को क्या है? अधिकार है। किसको अधिकार है? राष्ट्रपति को। अब ध्यान रखना, ये जो अभिभाषण है ना, ये देता कौन है? राष्ट्रपति देता है। लेकिन इसको तैयार कौन करता है? ये मुद्दा बड़ा है। तैयार इसको कौन करता है? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल कह दो या फिर या आपको कह दो मंत्री परिषद। क्या कह दो? मंत्रिमंडल हो गया या फिर मंत्री परिषद हो गया। तो जो राष्ट्रपति संसद में भाषण देता है ना, अभिभाषण देता है, वो उसका खुद का लिखा हुआ नहीं होता है, मतलब वो खुद स्वतंत्र नहीं होता, अपने मन के अनुसार कुछ नहीं बोल सकता। जो उसको क्या है, मंत्रिमंडल होती है ना, जो मंत्री परिषद होती है, जो उसको क्या कागज पर लिख के या पत्र पर लिख के दे दिया ना, वो उसको क्या राष्ट्रपति को बोलना होता है। तो क्या राष्ट्रपति द्वारा संसद में संदेश, संबोधित व अभिभाषण दिया जाता है। उसके बाद में दोस्तों लिखा हुआ है 87, राष्ट्रपति द्वारा वर्ष की प्रथम बैठक, वर्ष की प्रथम बैठक, क्या राष्ट्रपति द्वारा वर्ष की प्रथम बैठक या वह लोकसभा के गठन के पश्चात प्रथम बैठक में विशेष अभिभाषण, क्या ध्यान रखना है आपको, विशेष अभिभाषण दे सकता है। इतनी सी आपको ध्यान रखनी इस लाइन के अंदर। इसमें आपको क्या लिखना है, आर्टिकल 85 में क्या लिखना है,
राष्ट्रपति क्या कर सकता है? संसद के स्तर को आहूत कराना, मतलब बुलाना और उसको समाप्त करना। और तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है आपको? लोकसभा को भंग या विघटित कर सकता है। 86 के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा संसद में क्या भेज सकता है? अगर संसद में संदेश देना होगा तो कौन भेजेगा? राष्ट्रपति। अगर कोई बात कहनी होगी तो क्या? राष्ट्रपति। अगर अभिभाषण यानी अभिभाषण देना हो तो क्या? राष्ट्रपति। और इस अभिभाषण को तैयार कौन करता है? मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे संसद में राष्ट्रपति द्वारा दिया गया अभिभाषण तैयार कौन करता है? कौन करता है? मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। फिर राष्ट्रपति द्वारा वर्ष की प्रथम बैठक, मतलब जब नया वर्ष चालू होता है, जब मतलब जैसे 2025 लग गया और 2025 लगने के बाद जो जब भी संसद की क्या होगी? प्रथम बैठक होगी, ठीक है, या फिर लोकसभा, नई लोकसभा बनकर आती है, ठीक है, संसद के अंदर नई लोकसभा बनकर आती है, तो उसके गठन के पश्चात जो प्रथम बैठक होती है ना, उसके अंदर क्या कर सकता है राष्ट्रपति? विशेष अभिभाषण दे सकता है, मतलब कुछ विशेष कर सकता है, ठीक है। तो 85, 86 और 87 आसानी से याद हो जाएगा आपको, क्योंकि ज्यादा आसान है, हार्ड नहीं है ये। इसमें ध्यान रखना आहूत और समाप्त और क्या करना है? भंग कर सकता है, इसमें संदेश भेज सकता है, और इसमें क्या ध्यान रखना है? विशेष। आप ऐसे ध्यान रखो, 85 में क्या करता है राष्ट्रपति? बुलाता है, समाप्त करता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। 86 में आपको ध्यान रखना है संदेश भेज सकता है, मतलब संदेश अभिभाषण देता है, किसमें? 86 के अंदर। और 87 में विशेष अभिभाषण के नाम से आपको क्या ध्यान रखना है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद कौन सी? अनुच्छेद 99, 99 की। ये बिल्कुल भी आसान है। क्या है? संसद के सदस्यों, संसद के सभी सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। क्या किया जाता है? संसद के सभी सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसका क्या है? प्रतिनिधि शपथ दिला सकता है, ठीक है। अब अनुच्छेद आता है उसके बाद में, कौन सा अनुच्छेद आता है? 102। 102 में दोस्तों क्या लिखा हुआ है? संसद के सदस्यों की निर्हरताओं यानी अयोग्यताओं का आधार क्या होगा? ध्यान रखना, इसमें क्या लिखा है 102 में? संसद के सदस्यों की निर्हरताओं, मतलब अयोग्य जितने भी संसद के सदस्य हैं, मतलब या तो राज्यसभा का ले लो सदस्य, दोनों ही आ जाते हैं संसद के अंदर, या लोकसभा का सदस्य, वो कब अयोग्य माने जाएंगे? इसमें 4 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। या तो क्या हो जाए? वो दिवालिया हो जाए, मतलब कंगाल हो जाए, या फिर क्या हो जाए? पागल हो जाए। दूसरी क्या? या फिर भारत का नागरिक ना रहे, भारत का नागरिक ना रहे, या फिर क्या है? लाभ के पद को ग्रहण कर ले, लाभ के पद को ग्रहण कर ले। क्या करना है आपको? संसद के सदस्यों की निर्हरताओं यानी अयोग्यताओं का आधार, मतलब जो भी राज्यसभा लोकसभा के सदस्य हैं उनको कब बाहर निकाला जा सकता है? 4 कंडीशन पर। या तो वो क्या दिवालिया हो चुके हैं, या पागल हो चुके हैं मतलब मानसिक रूप से, या क्या है भारत का नागरिक ना रहे यानी दूसरे देश की अगर नागरिकता क्या स्वीकार कर ले, और लाभ के पद को अगर वो ग्रहण कर लेता है तो क्या है? उसकी जो है सदस्यता समाप्त हो सकती है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें आर्टिकल 103 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? अनुच्छेद 103 में क्या लिखा हुआ है? संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं का निर्धारण, अयोग्यताओं का निर्धारण
राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मतलब संसद के सदस्यों को, जितने भी सदस्य राज्यसभा के ले लो या आप लोकसभा के ले लो, अब उसको क्या अयोग्यता अगर उसका निर्धारण करना है तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। मतलब उसको अगर अयोग्य निर्धारण करना है तो राष्ट्रपति करेगा। और किसकी सिफारिश पर? केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, तो संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति। इसमें भी ध्यान रखना, राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है। राष्ट्रपति को कौन कहेगा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग से क्या आएगा? उसको पत्र आएगा भी किसको क्या है अयोग्यता उसका बाहर निकालना है, तो राष्ट्रपति क्या है, जैसा केंद्रीय निर्वाचन आयोग कहेगा ना वैसा क्या करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में आता है दोस्तों 103 के बाद हमारा आर्टिकल आएगा अनुच्छेद 108। 108 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या है, पहले बोल दे रहा हूं, क्वेश्चन एग्जाम में इसका बहुत आता है। संयुक्त बैठक क्या प्रावधान है? संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक का प्रावधान। आपको पहली बात तो है कि इतना ध्यान रखना है कि संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के अंदर है? संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के अंदर है? किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 108 के अंदर। संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अगर मान लो कि लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है तो कौन करेगा? राज्यसभा का उप सभापति करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि उप सभापति तो बाद में आता है, पहले सभापति आता है, तो वो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो क्या होता है? उप राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो किसमें है दोस्तों? आर्टिकल 108 के अंदर। जब संसद में, लिखो आप, जब संसद में किसी विधेयक को लेकर, जब संसद में किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों, अब यहां पर ध्यान रखना, दोनों सदनों की बात करूं, इसमें कौन आ गया? राज्यसभा और लोकसभा दोनों आएगी, ध्यान रखना। जब संसद में किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। क्या जाती है? संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। जब संसद में किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। ध्यान रखना, एक बार आप इतना लिखो क्योंकि बोर्ड में पूरा नहीं आएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ये थोड़ा क्या बड़ा है ना और इंपॉर्टेंट है, तो हम एक ही स्लाइड में इसको करेंगे। ठीक है, किसकी बात कर रहा था मैं? अनुच्छेद 108। और मैंने आपको बता दिया कि कब, जब कोई विधेयक, मतलब कोई भी विधेयक, उसको पारित करना क्या जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है। अब उसको पहले क्या आपने भेज दिया, मतलब कोई भी विधेयक है वो क्या हो गया? राज्यसभा में भेज दिया, राज्यसभा में पारित हो गया, राज्यसभा से कहां पर चला गया? लोकसभा में चला गया। अब लोकसभा के जो सदस्य है वो क्या पारित नहीं कर रहे हैं उसको, ठीक है, या फिर लोकसभा में आया हुआ है विधेयक और किस में चला गया? राज्यसभा के सदस्य पारित नहीं कर रहे हैं, मतलब इन दोनों की क्या है? मेल नहीं खा रहे हैं। तो ये जब आवश्यक हो तो राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यसभा के सदस्यों को और लोकसभा के सदस्यों को क्या एक साथ बिठाता है और बिठा के क्या उनको समझाता है, मतलब संयुक्त बैठक दोनों को एक साथ बिठाकर जो जो विधेयक है क्या करता है उसको पारित करवा देता है। तो इसमें क्या है? संयुक्त बैठक है, संयुक्त बैठक है। सीधी सी बात है, जैसे कोई दो व्यक्ति है, ठीक है, दोनों में झगड़ा हो रखा है, जैसे आप दो भाई हो, घर के अंदर दोनों में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। तो आपके पिताजी क्या करेंगे? आप एक दूसरे से बोलोगे नहीं, ठीक है, तो आपके पिताजी आपको क्या करेंगे? शाम को एक साथ बुलाएंगे, भी बात क्या हो गई है, तो वो फिर अपनी थोड़ा बहुत कुछ कहेगा और आपका दूसरा भाई थोड़ा कुछ कहेगा। तो क्या है, दोनों में क्या है?
समझौता कौन करवाएगा? आपके पापा करवाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही क्या राष्ट्रपति, दोनों में मतभेद होता है किसी विधेयक को लेकर, राष्ट्रपति दोनों को क्या एक साथ बिठाता है और उनको उसके बारे में समझाता है, तो वो क्या कर देते हैं, उसको विधायक को क्या कर देते हैं, विधेयक को पास कर देते हैं। तो संयुक्त बैठक किसके अंदर है? आर्टिकल 108 के अंदर है। बुलाता कौन है? ध्यान रखना, सिंपल सा बता रहा हूं मैं। बुलाता कौन है? बुलाता है, इसको ध्यान रखना, राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अगर मैं इसकी बात करूं अध्यक्षता, अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा। लोकसभा का अध्यक्ष, जिस प्रेजेंट टाइम के अंदर जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा ना, वही क्या करेगा? इसकी अध्यक्षता करेगा। मान लो कि लोकसभा का अध्यक्ष उस दिन क्या नहीं आया, तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष। लोकसभा का उपाध्यक्ष की बात कर रहा हूं मैं। मान लो कि अध्यक्ष ही नहीं आया है और उपाध्यक्ष भी क्या उस दिन गायब है, तो कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति। उपसभापति कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति करेगा, ठीक है। इसके अंदर आप ध्यान रखना अनुच्छेद 118 और ध्यान रखना, मतलब संयुक्त बैठक से संबंधित जो नियम है, संयुक्त बैठक से संबंधित नियम कौन बनाता है? कौन बनाता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष और कौन? राज्यसभा का उपसभापति, उपसभापति या फिर और राष्ट्रपति। कौन बनाते हैं नियम? इसके जो मतलब संयुक्त बैठक के नियम क्या क्या है, वो नियम बनाने की शक्ति किसको है? लोकसभा के अध्यक्ष को, राज्यसभा को, उपसभापति को, राष्ट्रपति, तीनों मिलकर क्या करते हैं? ये नियम बनाते हैं। तो अध्यक्षता कौन करता है इसकी? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर नहीं है तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष। अगर ये भी नहीं है तो कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति। अब मेन मुद्दा ये है कि आज तक कितनी संयुक्त बैठक बुलाई गई है, तो टोटल कितनी है? 3 संयुक्त बैठक बुलाई गई है। 3 संयुक्त बैठक बुलाई गई है। 3 आपको सन ध्यान रखना आप। एक तो आपको ध्यान रखना है 1961, उसके बाद में आपको ध्यान रखना है 1978, उसके बाद में आपको ध्यान रखना है 2002। सबसे पहले तो संयुक्त बैठक मतलब 3 जो बुलाई गई है उसके सन याद करो आप। 1968, 1978, 68 क्या 1961, 61, 78 और 2002। ये जो किस संबंधित विधेयक था, ये किससे संबंधित विधेयक पर जो है संयुक्त बैठक बुलाई गई? तो किससे बुलाई गई? दहेज निषेध। क्या? दहेज निषेध विधेयक। मतलब क्या है? दहेज देना क्या है? अपराध है। उसके संबंध में जो विधेयक आया था ना, उसके संबंध में क्या बैठक बुलाई गई थी? कब बुलाई गई थी? 1961 के अंदर। दूसरा आता है बैंकिंग। क्या है? बैंकिंग व डाकघर संशोधन विधेयक। ठीक है। तीसरा आता है आतंकवाद निरोधक अधिनियम। ठीक है। तो विधेयक पूछे तो विधेयक किससे संबंधित आया था? 1961 की संयुक्त बैठक किसके संबंध में जो राष्ट्रपति ने बुलाई थी? दहेज निषेध विधेयक के संबंध में। 1978 में राष्ट्रपति ने कौन से विधेयक के संबंध में? बैंकिंग व डाकघर संशोधन विधेयक। और 2002 में आतंकवाद से संबंधित जो अधिनियम आया था ना, उसके संबंध में क्या है? बैठक बुलाई गई थी। अब इन तीनों की अध्यक्षता की बात करते हैं, किस किसने की अध्यक्षता? तो 1961 की जो दहेज निषेध जो संबंधित विधेयक था, उसकी की थी एएस अयंगर। ठीक है, एएस अयंगर। और इसकी की थी बैंकिंग व डाकघर संशोधन विधेयक की थी केएस हेंगरे। क्या? केएस हेंगरे। और आतंकवाद निरोधक अधिनियम की जो अध्यक्षता की थी, इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? पीएम सईद। क्या है? पीएम सईद। अब ये प्रेजेंट टाइम में क्या थे? लोकसभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। और ये भी क्या थे? उस टाइम लोकसभा के अध्यक्ष थे। मैंने आपको कहा था कि अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं हो तो कौन करता है?
लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। तो ये कौन है? लोकसभा के उपाध्यक्ष। यहां पर दोस्तों क्या कहानी हुई कि इस टाइम जो थे 2002 के अंदर लोकसभा के अध्यक्ष थे कौन थे? जीएमसी बाल योगी। जीएमसी बाल योगी। और जीएमसी बाल योगी की क्या है? पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। क्या हो गई? जीएमसी बाल योगी थे लोकसभा के अध्यक्ष और इनकी क्या होगी? पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। और उस टाइम क्या लोकसभा का अध्यक्ष थे नहीं तो किसने की थी? लोकसभा के उपाध्यक्ष। और कौन थे उपाध्यक्ष? पीएम सईद। तो दोस्तों आर्टिकल 108 क्या इंपॉर्टेंट है? क्या है? बहुत बार क्वेश्चन आता है इसका। अगर आप 10 एग्जाम देने जा रहे हो तो 8 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है किसका? संयुक्त बैठक का। तो आपको ध्यान रखना है संयुक्त बैठक कौन से आर्टिकल के अंदर है? 108 के अंदर। संयुक्त बैठक को बुलाने वाला कौन है? राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और कब बुलाता है? जब किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में क्या है? मतभेद उत्पन्न हो जाए। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अगर नहीं हो तो उपाध्यक्ष। इसका उदाहरण कौन सा है? ये पीएम सईद वाला। और राज्यसभा का उपसभापति अगर उपाध्यक्ष भी नहीं हो तो। और जो संयुक्त बैठक से संबंधित जो नियम है कौन से आर्टिकल के अंदर है? 118 के अंदर है। संयुक्त बैठक से संबंधित नियम कौन बनाते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कौन? उपाध्यक्ष नहीं, राज्यसभा का उपसभापति और राष्ट्रपति। आज तक कितनी बार बैठक बुलाई गई है संयुक्त बैठक? कितनी बार? 3 बार। कौन कौन से सन में आप याद करो इसको? 1961, 1978, 2002। उसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है? इनसे संबंधित किस विधेयक से संबंधित जो संयुक्त बैठक बुलाई गई थी? तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है दहेज निषेध अधिनियम। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है बैंकिंग व डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में। तीसरा आपको ध्यान रखना है आतंकवाद निरोधक अधिनियम में। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ध्यान रखते हो जैसे किसी की शादी है, ठीक है, तो उसमें क्या दहेज देना है? दहेज देने के लिए क्या आनी चाहिए? हाथ में पैसे होंगे तभी तो दहेज देंगे ना हम। तो हम कहां पर गए? बैंक में गए। अब बैंक में क्या गए? हम दहेज लेने के लिए गए। दहेज लेने क्या? दहेज देने के लिए जो पैसे चाहिए हम पैसे लेने के लिए गए। ठीक है, लेकिन बैंक में गए वहां पर कौन आ गए? आतंकवाद आ गए। तो हमारा क्या काम बना ही नहीं। तो सबसे पहले क्या देना है? दहेज। दहेज के लिए क्या चाहिए? पैसा। पैसा लेना है तो कहां पर आना पड़ेगा? बैंक में आना पड़ेगा। और बैंक में क्या हो जाते हैं? आतंकवादियों का हमला हो जाता है। तो इस हिसाब से क्या आप इनको सीक्वेंस से ध्यान रख सकते हो। ठीक है, और जैसे पहला कौन सा है? दहेज निषेध विधेयक है। तो पहला कौन सा है? ए क्या है? तो आपको ध्यान रखना एएस अयंगर, उसके बाद में केएस हेंगरे, उसके बाद में पीएम सईद, और एक आपको नाम और ध्यान रखना है जीएमसी बाल योगी। तो याद हो जाएगा भाई, करना ही पड़ेगा और तो इलाज ही नहीं है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लास लगाने के बाद जब आप 1 2 3 बार पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक क्या है? याद हो जाएगा। और बार बार रिवाइज करने से ही याद होता है। एक बार आपने पढ़कर छोड़ दिया, 10 दिन उसको हाथ ही नहीं लगाया तो वो क्या है? दिमाग से सारा सारा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों कौन आता है? अनुच्छेद आता है। अनुच्छेद आर्टिकल आता है 111। और आर्टिकल 111 में क्या लिखा हुआ है? संसद के द्वारा जब कोई विधेयक पारित हो जाता है, मतलब पहले विधेयक कहां पर गया? राज्यसभा में गया, फिर लोकसभा में, या पहले कहां पर आया? लोकसभा में आया, उसके बाद राज्यसभा में चला गया, दोनों में पास हो गया। पास होने के बाद वो किस पर आता है? किसके पास आएंगे? राष्ट्रपति के पास। जब तक दोस्तों राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर नहीं करेगा वो विधेयक ही रहेगा। जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है ना तो वो क्या बन जाता है? कानून यानी अधिनियम बन जाता है। तो क्या है? पारित विधेयक। पारित विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियां क्या है? विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियां, मतलब जब लोकसभा या राज्यसभा से दोनों क्या है? कोई विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उसको स्वीकृत कर सकता है। क्या कर सकता है? स्वीकृत कर सकता है। और क्या उसे स्वीकृत करेगा तो उस पर क्या कर देगा? हस्ताक्षर कर देगा। और नहीं तो क्या ना भी कर सकता है, मतलब उसे अस्वीकृत भी कर सकता है।
पुनर्विचार हेतु भी भेज सकता है, पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। मतलब राष्ट्रपति को अगर लगे कि कोई खास बात है नहीं कि आप दोबारा पारित करवा के लाओ तब मैं साइन करूंगा, लेकिन पुनर्विचार की जो शक्ति है वो सिर्फ एक बार के लिए होती है, एक बार के लिए एक बार ही भेज सकता है। इसका मतलब क्या है? मतलब राष्ट्रपति के पास अगर पहली बार कोई विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास आ गया और राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, उसको पुनः विचार हेतु वापिस भेज दिया, तो वो क्या विधेयक वापिस जाएगा राज्यसभा और लोकसभा के अंदर, पारित हो गए, वापिस अगर राष्ट्रपति के पास आते हैं तो राष्ट्रपति क्या है, उसको साइन करने पड़ेंगे। अब की बार क्या है, वो इस शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि इस जो पुनर्विचार जो शक्ति है वापिस भेज सकता है, किसी विधेयक के संबंध में सिर्फ इसको एक बार ही यूज किया जाता है। या क्या कर सकता है, ये अपने पास सुरक्षित रख सकता है, अपने पास सुरक्षित रख सकता है। मतलब ना तो हाँ कहेगा और ना कहेगा, अपने पास सुरक्षित रख लेगा, ठीक है, ना कोई हाँ का जवाब और ना कोई ना का जवाब। तो पारित विधेयक मतलब जब कोई विधेयक पारित होता है और वो राष्ट्रपति के पास आता है तो कितनी शक्ति है, स्वीकृत करना, उसे अस्वीकृत कर सकता है, पुनर्विचार हेतु भेज सकता है, लेकिन कितनी बार, सिर्फ एक बार ही भेज सकता है। अगर दोबारा वो आ गया तो उस पर क्या करना पड़ेगा, हस्ताक्षर करना पड़ेगा, और अपने पास सुरक्षित रख सकता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों 108 पढ़ लिया हमने, उसके बाद में हमने कौन सा पढ़ लिया, 111 पढ़ लिया, तीनों ही मोस्ट है। और इसके बाद ये भी क्या है, मोस्ट है, कौन सा, अनुच्छेद 123, आर्टिकल कौन सा, 123, अध्यादेश, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी करना। मतलब राष्ट्रपति द्वारा क्या है, अध्यादेश जारी किया जाता है, वो किस आर्टिकल के तहत है, वो आर्टिकल 123 के तहत है। इसका क्या है, जब संसद का क्या है, जब, चलो एक बार मैं आपको समझा देता हूं। मतलब जब क्या है, संसद होता है और संसद का मतलब स्तर नहीं चल रहा हो, मतलब छुट्टी पर हो, विश्रांति काल के अंदर हो, और देश को क्या है, ऐसी कोई आवश्यकता पड़ जाए कि कानून बनाना क्या जरूरी है और उस कानून के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो राष्ट्रपति किस शक्ति का यूज करेगा, आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश की शक्ति का यूज करेगा। वो मतलब एक बार के लिए कानून बना देगा जो क्या है, लागू तो हो जाएगा लेकिन प्रभावी नहीं रहेगा लंबे टाइम तक, ठीक है। अगर चाहे तो उसको क्या कानून बना भी सकते हैं, लेकिन जब वो अध्यादेश जारी कर सकता है तो क्या एक बार वो कानून क्या है, लागू हो जाएगा। और राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश है वो अधिकतम कब तक रह सकता है, या तो 6 माह तक भी रह सकता है और 6 सप्ताह तक भी रह सकता है। जब जैसे ही संसद का जो स्तर है वो चालू होता है ना, तो क्या होता है, उस अध्यादेश को सिर्फ 6 सप्ताह तक ही जारी रखा जाता है। तो क्या है, जब संसद का स्तर नहीं चल रहा हो, जब संसद का स्तर नहीं चल रहा हो, अर्थात विश्रांति काल में हो, विश्रांति काल में हो, और देश में कानून की आवश्यकता पड़ जाए, क्या है, जब संसद का स्तर नहीं चल रहा हो अर्थात विश्रांति काल में हो और देश में कानून की आवश्यकता पड़ जाए, तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। कौन करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और इस अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि होती है, अधिकतम अवधि इसकी कितनी होती है, 6 सप्ताह, 6 सप्ताह या फिर 6 महीने क्या रह सकता है, ठीक है। लेकिन संसद के स्तर के शुरू होने के बाद 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है।
ठीक है। अब ये जो राष्ट्रपति क्या अध्यादेश जारी कर सकता है ना, इसको क्या है, राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को वापस भी लिया जा सकता है, ध्यान रखना। अध्यादेश को कभी भी वापस लिया जा सकता है। अध्यादेश को कभी भी वापस लिया जा सकता है। क्या कभी भी वापस लिया जा सकता है। और क्या इसको न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। क्या है, तो आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 123 के तहत। जब संसद का स्तर कब जारी करेगा, जब संसद का स्तर नहीं चल रहा हो और देश को क्या ऐसी कोई जरूरत पड़ जाए कि कानून बनाना ही पड़ेगा, तो उस कानून को क्या एक बार है वो जारी कर देगा। ठीक है। उसकी अधिकतम अवधि पूछे तो 6 सप्ताह और 6 महीने, ध्यान रखना है। लेकिन संसद के शुरू होने के बाद ये कितने दिन तक जारी रह सकता है, 6 सप्ताह तक। ठीक है। अध्यादेश को कभी भी वापस लिया जा सकता है और इसको न्यायालय में क्या है, चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा कुछ संस्थाओं के गठन किए जाते हैं। जैसे अनुच्छेद की बात करूं, अनुच्छेद 280 के तहत करेगा केंद्रीय वित्त आयोग का गठन। क्या है, केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, केंद्रीय वित्त आयोग का गठन। ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 148 केंद्रीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है गठन केंद्रीय वित्त आयोग का गठन, केंद्रीय वित्त आयोग लिखना है आपको। केग का गठन भी क्या, अनुच्छेद 151 के अंदर आपको लिखना है 315 में लिखना है संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का गठन, आयोग सेवा आयोग का गठन। ठीक है। ये जो है रिपोर्ट देते हैं अपने आप को। 2080 के तहत क्या होता है, केंद्रीय वित्त आयोग का क्या होता है, गठन होता है। अपनी रिपोर्ट देते हैं ये अनुच्छेद 280 के तहत किसको, राष्ट्रपति को, वार्षिक रिपोर्ट 281। ठीक है। 148 में ये अपनी रिपोर्ट देंगे 151 अनुच्छेद के तहत। ये 315 तो ये देंगे 323 के तहत। किसके तहत, 323 के तहत क्या देंगे, अपनी वार्षिक रिपोर्ट। क्या देंगे, अपनी वार्षिक जो रिपोर्ट है वो किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। और राष्ट्रपति इसको कहां पर जमा करवाएगा, संसद में भेजेगा। क्या है, राष्ट्रपति संसद में इसको पेश करेगा। तो क्या है, केंद्रीय वित्त आयोग का गठन 280 के तहत किया जाता है, राष्ट्रपति करता है। 148 के तहत केग का गठन करता है और 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग का गठन करता है। ठीक है। तो केंद्रीय वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है अनुच्छेद 281 के तहत, और ये 151 के तहत, और ये 323 के तहत। किसको देते हैं, अपनी वार्षिक पूरे वर्ष का जो बायोडाटा होता है ना, वो किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। और राष्ट्रपति इसको कहां पर पेश करता है, फिर राष्ट्रपति इनकी जो वार्षिक रिपोर्ट होती है उनको कहां पर पेश करता है, संसद के अंदर पेश करता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे, हमारी क्या विधायी शक्तियां कंप्लीट हो चुकी है। कौन सी शक्तियां, विधायी शक्तियां कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। न्याय में क्या क्या काम करता है, राष्ट्रपति की न्यायिक
राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति की दोस्तों न्यायिक शक्तियों में बात करें, मतलब न्याय से संबंधित, जो न्यायपालिका से संबंधित राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, हम क्या करेंगे, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, मतलब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसके आधार पर, कोलेजियम की सिफारिश के आधार पर करता है, कौन है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, दूसरी बात कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ, न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। क्या की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ भी कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। ध्यान रखना, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, राज्य में क्या होता है, हाईकोर्ट होता है, सेंटर में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, और जिलों के अंदर क्या होता है, जिला न्यायालय होते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। तो हाईकोर्ट हो, राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन शपथ दिलाने की बात आई ना, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा, लेकिन जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता, नियुक्ति तो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, लेकिन शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। तो एक बार आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में दोस्तों है अनुच्छेद आर्टिकल 143, राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्शी का अधिकार। मतलब राष्ट्रपति क्या कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। क्या करेगा, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगेगा, और जो है सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति को परामर्श देने हेतु बाध्यकारी होगा। मतलब सर्वोच्च न्यायालय को क्या है, उसकी जो परामर्श है वो देनी पड़ेगी, लेकिन राष्ट्रपति उस परामर्श को माने या न माने वो क्या अपने आप में स्वतंत्र है। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रख लेना, आप राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से जो परामर्श का शक्ति है वो किसमें है, आर्टिकल 143 के अंदर है। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्शी का अधिकार। उसके बाद में आता है इंपोर्टेंट होता है अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद, 72 अनुच्छेद, कौन सा, 72। और ये क्या है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। क्षमादान शक्तियां, इसमें क्या कर सकता है राष्ट्रपति, क्षमादान शक्तियां, क्षमादान शक्तियों का प्रयोग, क्षमादान शक्तियों का प्रयोग। कितने प्रकार से राष्ट्रपति की शक्तियां होती है, क्षमादान की 5 शक्तियां होती है। कौन कौन सी, तो आप ध्यान रखो। सबसे पहले होती है क्षमा, क्या कर सकता है, क्षमा मतलब पूर्णतः माफ करना, पूर्ण रूप से माफ करना, पूर्ण रूप से माफ करना। एक बार मैं लिख देता हूं फिर समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में आता है दोस्तों लघुकरण। क्या आता है, दूसरी शक्ति कौन सी है, लघुकरण। लघुकरण का दोस्तों अर्थ होता है सजा की प्रकृति, यानी जो सजा का स्वरूप है
में परिवर्तन करना, परिवर्तन करना। उसके बाद में क्षमा, लघुकरण और परिहार, क्षमा, लघुकरण और परिहार। परिहार में दोस्तों क्या है, सजा की प्रकृति में बदलाव किए बिना, क्या है, सजा की प्रकृति में बदलाव किए बिना सजा कम करना। उसके बाद में आता है विराम। विराम का अर्थ होता है विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में सजा कम करना। उसके बाद में आता है दोस्तों परविलंबन, परविलंबन, और परविलंबन का अर्थ क्या होता है, सामान्य परिस्थितियों में, तो क्या है, क्षमादान शक्तियों का प्रयोग, जिसमें क्या क्षमा, और कितने प्रकार की शक्ति है क्षमादान की, 5 प्रकार की शक्तियां। कौन कौन सी, 1 नंबर क्षमा, और दूसरी नंबर कौन है, लघुकरण, 3 नंबर पर क्या है, परिहार, और 4 नंबर पर क्या है, विराम, और 5 नंबर में क्या है, परविलंबन है। क्षमा में क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, पूर्ण रूप से सजा माफ कर सकता है। मतलब किसी को जो सजा मिली हुई है ना, उसको पूर्ण रूप से क्या कर देगा, माफ कर देगा। ठीक है। और लघुकरण जब शक्ति का उपयोग करेगा तो इसमें क्या करेगा, सजा की जो है प्रकृति, उसकी जो सजा कठिन होगी तो उसको क्या कर देगा, सरल कर देगा। ठीक है। और परिहार का अर्थ क्या होता है, सजा की प्रकृति में बदलाव किए बिना क्या है, सजा कम कर देगा। मतलब उसकी जो प्रकृति है, सजा कैसी भी हो, उसमें बदलाव नहीं कर देगा, लेकिन उस समय क्या कर देगा, उसका कम कर देगा। ठीक है। और विराम में क्या होता है, विशेष परिस्थितियों को में सजा क्या करना, कम करना। और परविलंबन का अर्थ होता है सामान्य परिस्थितियों में क्या करना, सजा कम करना। तो क्षमादान शक्तियों का प्रयोग किसके अंदर है, आर्टिकल 72 यानी 72 के अंदर क्षमादान शक्तियों का प्रयोग किया गया है। तो आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो क्या है, हमने जो शक्तियां पूरी पढ़ ली थी, हमने क्या कौन सी दोस्तों शक्तियां पढ़ी थी, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कौन सी, विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां आपको अनुच्छेद ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले कौन सा आया था, 79। कौन सा अनुच्छेद मैंने पढ़ाया था, 79। 79 में क्या था, लोकसभा के 2 सदन होंगे वो। ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया था 83। राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, 12 सदस्य मनोनीत। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था 331 यानी लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत। उसके बाद में आता है आर्टिकल 85, ठीक है, संसद के स्तर को आहुत करना, वो बात। और उसके बाद में आती है 86, अभिभाषण देना। और 87 में मैंने आपको बताया था कौन सा, विशेष अभिभाषण देना। उसके बाद में मैंने आपको बताया था 99, संसद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। उसके बाद में आता है 102 नंबर आर्टिकल। 102 में मैंने आपको क्या बताया था, 102 में बताया था संसद के जो सदस्य है उनकी अयोग्यताओं का निर्धारण है। ठीक है। और 103 में क्या है, निर्धारणकर्ता कौन है अयोग्यता का। ठीक है। उसके बाद में 108 में मैंने आपको क्या बताया था, संयुक्त बैठक। 108 में क्या थी, संयुक्त बैठक थी। उसके बाद में 111 के अंदर क्या है, वीटो पावर। ठीक है। उसके बाद में 123 के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, अध्यादेश जारी कर सकता है। उसके बाद में मैंने आपको क्या 3 बताई थी, 280 के तहत केंद्रीय वित्त आयोग का गठन, रिपोर्ट देगा 281 के तहत। ठीक है। और उसके बाद में है केग का गठन होगा 148, रिपोर्ट देगा 151। और 315 में संघ लोक सेवा आयोग का गठन, रिपोर्ट देगा 323 के अंदर। ठीक है। ये शक्तियां किसकी पूरी हो गई, विधायी शक्तियां। उसके बाद मैंने आपको बताया था न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्ति ध्यान रखना छोटी सी है। इसके अंदर एक तो आपको ध्यान रखना है 143 परामर्शी क्षेत्राधिकार, और फिर में ध्यान रखना है 72 नंबर आर्टिकल राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। तो आपको क्या है, इतने अनुच्छेद आज याद करने पड़ेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको आज पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। वैसे पॉलिटिकल सब्जेक्ट है वो थोड़ा हार्ड है, तो क्या बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको,
तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद और जय भारत।